अल्टरनेटिंग करंट। एक बहुत आसान सा, छोटा सा, सुंदर सा टॉपिक, आसान, छोटा, सुंदर टॉपिक, और क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते, ईएमआई से भी ज़्यादा पूछा है। पता है मजे की बात क्या है, ईएमआई से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। एसी का एवरेज 1.5 क्वेश्चन का है और ईएमआई का बस 1 क्वेश्चन का है। ईएमआई का पर पेपर एवरेज 0.9 का है, एक मान सकते हो, और एसी का पर पेपर एवरेज 1.3 का है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 मान सकते हो। अगला टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। सुंदर सा, अच्छा सा, सस्ता सा और ज़्यादा नंबर लाने वाला टॉपिक, कम मेहनत में। पहली बात तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है। कोई भी साइनसॉइडल करंट अपने लेवल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। साइनसॉइडल करंट, अगर करंट टाइम का फंक्शन है, साइनसॉइडल फंक्शन है I = I0 sin ओमेगा टी, ये साइनसॉइडल करंट है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। उसी तरीके से अगर साइनसॉइडल वोल्टेज हो तो V = V0 sin ओमेगा टी, ये एसी वोल्टेज है, ये एसी करंट है। सर क्या साइन का फंक्शन ही होना जरूरी है? नहीं बेटा, साइन का फंक्शन होना कंपलसरी नहीं है। पीरियोडिक कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है। अगर करंट पीरियोडिकली चेंज हो रही है, टाइम का पीरियोडिक फंक्शन है, तो एसी कहलाएगी। वोल्टेज टाइम का पीरियोडिक फंक्शन है, एसी कहलाएगा। हाँ, अपने लेवल पे जो स्टैंडर्ड है वो साइनसॉइडल फंक्शन आते हैं, इसलिए इसको ले रहे हैं। यहाँ पे जो I0 है ना, I0 को क्या बोलते हैं? पीक करंट। I0 कहलाता है मेरे बच्चे पीक करंट, और V0 कहलाता है पीक वोल्टेज। V0 कहलाएगा पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज कहलाएगा। यहीं पे अगर कोई बोले आरएमएस करंट बताओ, तो IRMS करंट कितनी होती है? I0/√2। यहीं पे कोई बोले आरएमएस वोल्टेज बताओ, तो VRMS कितना होगा यार? V0/√2, V0/√2, V0/√2 आएगा। ठीक है। अगर कोई बोले इस करंट की एक साइकिल में एवरेज वैल्यू बताओ, तो साइनसॉइडल फंक्शन की एवरेज वैल्यू कितनी होगी? एवरेज वैल्यू बोल बच्चे, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। उसी तरीके से अगर कोई बोले कि साइनसॉइडल वोल्टेज की एवरेज वैल्यू बताओ एक साइकिल में, तो आंसर क्या होता है मेरे बच्चे? 0। आंसर आएगा 0। अब आ जाओ जरा, एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, जेईई मेंस में आया हुआ है, सब पे वाईक्यू है, सब पूछे गए क्वेश्चन है। दो करंट है, I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पे देखना जरा, हॉट वायर एमीटर, एक एसी सर्किट में करंट दे रखी है, हॉट वायर एमीटर विल गिव ए रीडिंग। पता है हॉट वायर एमीटर क्या बताता है? हॉट वायर एमीटर कौन सी रीडिंग देता है? आरएमएस वैल्यू। बहुत सारे बच्चों का आंसर मैंने देख लिया, आंसर तुम्हारा सही है ज़्यादातर का। हॉट वायर एमीटर आरएमएस करंट को मेजर करता है। तो कुल मिला जुला के आरएमएस करंट निकाल लो, वही आंसर है। आरएमएस करंट निकाल लो, वही आंसर है। तो इसके लिए क्या करना, दोनों को जोड़ दो, तो आई क्या होगा? I1 sin ओमेगा टी, ये तो मैथ्स है, तुमको ज़्यादा आता होगा, प्लस इसको लिख लेना I2। अच्छा, ये कॉस है, तो कॉस को लिख सकते हो sin ओमेगा टी प्लस π/2। तुम चाहो तो A sin थीटा प्लस B cos थीटा का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो, तो भी आ जाएगा। मैं थोड़ा फेजर मेथड बता देता हूँ, फेजर मेथड की प्रैक्टिस करा देता हूँ, क्योंकि फेजर की ज़रूरत यहाँ पड़ती है। इस केस में क्या करते हैं, पहले वाले को रेफरेंस मानो, पहले वाले को रेफरेंस ले लिया, तो एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? पहले वाले करंट की पीक वैल्यू यानी I1 के बराबर, I1 के बराबर होगा। दूसरी वाली करंट I2 है, प्लस π/2 है। तो अच्छा ये बताओ, अगर इसका फेज ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी से π/2 ज़्यादा है, तो π/2 ज़्यादा है तो यहाँ से ऊपर जाओगे π/2 या नीचे? ऊपर π/2 या नीचे? ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? ऊपर। I2 है प्लस π/2 है, तो π/2 ऊपर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
यहाँ पे I2 हो गया, I1 और I2 दिख गए। दोनों का रिजल्टेंट निकाल ले बच्चे। दोनों का जब तुम रिजल्टेंट निकालेगा तो I1 और I2 का रिजल्टेंट आएगा मेरे बच्चे बीच में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा √a² + b², यानी √I1² + I2²। अब ये रिजल्टेंट करंट की पीक वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट करंट की पीक वैल्यू आ गई। यहाँ से अगर I लिखोगे तो ये I1 था, I1 की जगह रिजल्टेंट की वैल्यू लिखो तो √I1² + I2², √I1² + I2² इंटू यहाँ पे sin ωt, इंटू sin ωt। और अगर ये वाला एंगल फाई है तो रेफरेंस से फाई एंटी क्लॉकवाइज गए, ऊपर गए, तो यहाँ पे आ जाता है मेरे बच्चे +φ, +φ आ जाएगा। तो देखो जरा, ये करंट की पीक वैल्यू है, ये I0 कहलाएगा। तो करंट की पीक वैल्यू I0 आ गई। हमसे पूछा गया है कि RMS वैल्यू बताओ, तो जब RMS करंट निकालोगे तो IRMS कितनी होती है यार, बोल जरा। IRMS कितनी होगी, I0/√2, I0/√2। ये I0 ही तो है, इसको √2 से डिवाइड कर दो। जब इसको √2 से डिवाइड करोगे इसको, तो ये आएगा √I1² + I2² /2। ये दे रखा है बी ऑप्शन में, तो आंसर होगा बी ऑप्शन। मेहनत करेंगे सब पॉसिबल है। आगे देखो भाई, एक क्वेश्चन और है तुम्हारे सामने, बहुत आसान सा सवाल। द करेंट फ्लोइंग थ्रू एन AC सर्किट इज गिवन बाई I = 5 sin 120πt। हाउ लॉन्ग विल द करेंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो साइनसॉइडल करंट है, तो साइनसॉइडल करंट का अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ पे करंट, यहाँ पे टाइम, ये करंट का ग्राफ होगा। पूछा है t = 0, t = 0 यहाँ पे होगा। यहाँ से पीक वैल्यू जाना है, यहाँ पे करंट मैक्सिमम होती है। अगर यहाँ पे करंट मैक्सिमम है, यहाँ पे t = 0, तो बताओ यहाँ का टाइम कितना होता है, t/4, टाइम पीरियड का 1/4 होता है। करंट यहाँ से यहाँ तक जाने में 1/4 साइकिल, तो t/4। आगे यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पे t/2 आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 3t/4 होता है, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते t आ जाता है, t आ जाता है। तो पूछा है कि करंट 0 से पीक वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लेगी, तो आंसर होगा मेरे बच्चे t/4, t/4। यही तो क्वेश्चन था, समझ गए ना। अब इसको ज़रा सॉल्व करना यार, तो हो जाएगा 1/4, t की वैल्यू होती है 2π/ω, t की वैल्यू आएगी 2π/ω, और ओमेगा कितना दे रखा है, ये 120π। t के साथ जो भी आएगा ओमेगा आता है, ओमेगा की वैल्यू 120π है, तो यहाँ पे पुट कर देना 1/4 इंटू ऊपर 2π, नीचे ओमेगा की जगह 120π। तो चेक करो यार कितना आ गया 1/240 सेकेंड, तो आंसर होगा डी। अब थोड़ा आगे चलो इसी में, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं। अब थोड़ा AC सर्किट पे आते हैं। AC सर्किट में देखो यार, AC सर्किट में पहले प्योर रजिस्टिव सर्किट, अकेले रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, फिर अकेले कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, फिर अकेले इंडक्टर कनेक्ट करेंगे, फिर दो का कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन आता है। सब एक ही जैसा है। एक बार फटाफट देखते चलो, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फटाफट देखते चल बेटा, और कंसेप्ट सुनते जाना। देवांशी, मौली, सही है बेटा, चल देख। प्योर रजिस्टिव सर्किट क्या होती है देखना जरा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, ध्यान से सब सुनते जाना, सब एक जैसा है, बहुत आसान है। यहाँ पे AC सोर्स ले लिया, AC सोर्स का जो वोल्टेज है ये है मेरे बच्चे V0 sin ωt ले लिया। ये रेजिस्टेंस R है, मान लो यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ माइनस, तो करंट का फ्लो ऐसे होगा, I ले लिया। पता है इस करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ये होगा मेरे बच्चे V0/R sin ωt। और प्योर रजिस्टिव सर्किट की खास बात ये होती है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं। अगर इनका फेजर डायग्राम बनाओगे,
इधर वोल्टेज है तो सेम डायरेक्शन में करंट भी लेते हैं। तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में यानी सेम फेज में होते हैं। ठीक है, वी नॉट अपॉन आर को आई नॉट बोलते हैं, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगी करंट आई। ये तो प्योर रजिस्टिव हो गया जिसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो गए। उसी तरीके से प्योर कैपेसिटिव है। प्योर कैपेसिटिव का अगर डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे कैपेसिटर ले लिया, यहाँ पे एसी का सोर्स ले लिया, एसी का सोर्स वोल्टेज भी ले लिया मेरे बच्चे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे रेजिस्टेंस होता है उसी तरीके से एसी के लिए कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्ससी होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। जैसे रेजिस्टेंस होता है उसी तरीके से कैपेसिटर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्ससी होता है। एक्ससी की वैल्यू आती है मेरे बच्चे 1/ओमेगा सी, और ये कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर यहाँ पे करंट आई लिखते हो ना तो करंट आई पता है कितनी होती है, वोल्टेज अपॉन कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, यानी वी नॉट अपॉन एक्ससी इंटू होता है साइन ओमेगा टी। लेकिन पता है करंट में प्लस π/2 आता है, करंट में प्लस π/2 आता है, यानी जो करंट का फेज है वो वोल्टेज के फेज के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा होता है, π/2। वी नॉट बाई एक्ससी को आई नॉट लिख सकते हो, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस π/2। फेजर डायग्राम अगर बनाओगे तो यहाँ पे अगर वोल्टेज है तो करंट यहाँ पे होती है π/2, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब π/2 आगे होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में π/2 लीड करती है, करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में π/2 से लीड करती है। समझ में आ गई बात बच्चे। उसी तरीके से प्योर इंडक्टिव है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला याद रखते हैं। उसी तरीके से मेरे बच्चे प्योर इंडक्टिव सर्किट, एक बार सबको देख लो फिर इसके बाद इस पे क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे एसी सोर्स ले लिया, एसी सोर्स V = V नॉट साइन ओमेगा टी। पता है एसी सोर्स के लिए इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, XL, और इसकी वैल्यू होती है ω/L। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है XL होता है ω/L। यहाँ पे करंट की वैल्यू लेते हैं मेरे बच्चे I। इस I की वैल्यू अगर लिखोगे तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो V नॉट अपॉन इंडक्टर का रेजिस्टेंस ω/L है इंटू साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में करंट में पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, -π/2, -π/2 आता है, -π/2 आएगा यार। यानी यहाँ पे बोला जाता है कि जो करंट है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में π/2 लैग करती है, लैगिंग होती है। अगर यहाँ पे वोल्टेज भी है तो करंट नीचे आएगी कितना एंगल से, π/2 से। ये फेजर डायग्राम हो गया। या ये बोलो कि वोल्टेज लीड करता है करंट से π/2 से, या करंट लैग करती है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में π/2 से। ये फेजर डायग्राम हो गया। और इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL होता है ω/L। ये तो तीनों को अलग अलग देख लिया। इंडक्टर में करंट लैग करेगी या वोल्टेज लीड करेगा, प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करेगी π/2 से। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में दोनों का फेज सेम होता है, सेम होता है। अब आगे देखना, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। LR सर्किट, LR में हमने क्या किया, अब इंडक्टर और रजिस्टर को कंबाइन कर दिया। इंडक्टर ले लिया, रजिस्टर ले लिया, यहाँ पे एसी सोर्स ले लिया, एसी सोर्स वोल्टेज ले लिया, V की वैल्यू ले लिया बच्चे V नॉट साइन ओमेगा टी। फटाफट देख लो यार, उसके बाद सवाल पे आएंगे। ये L हो गया। तो यहाँ पे इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL होता है, इसकी वैल्यू ω/L आएगी। रजिस्टर का R होता है। तो जब L और R होते हैं तो इस पूरे सर्किट के लिए जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है उसको इम्पीडेंस बोला जाता है, इम्पीडेंस। और इस इम्पीडेंस की वैल्यू होती है √R² + XL², R² + XL²।
अब अगर करंट की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो करंट आई हो जाता है मेरे बच्चे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वी नॉट अपॉन जेड, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस वी नॉट बाई जेड इंटू साइन ओमेगा टी। इंडक्टर है तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करती है, तो लैग करने का मतलब -5। वी नॉट बाई जेड को आई नॉट लिख सकते हो, तो आई नॉट साइन, हर बार सेम काम करना है यार, -5 होगा, -5 होगा। यहाँ पे अगर फाई की बात करें, फेजर डायग्राम बनाओ, वोल्टेज यहाँ पे, करंट नीचे आएगी, ठीक है, ये वाला एंगल आएगा फाई, ये वाला एंगल फाई आएगा। हाँ, यहाँ पे अगर tan फाई की बात करें तो tan फाई पता है कितना आता है, XL/R, tan फाई आता है XL/R। फाई क्या है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, समझ में आ गई। देखो जरा आगे, इसी तरीके से RC भी है, लेकिन एक क्वेश्चन कर लो फिर RC पे आएंगे, क्वेश्चन कर लो। इसमें क्या है ना कि सबका कंसेप्ट एक साथ आना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक बार सबका कंसेप्ट देख लो, 2-4 मिनट और टाइम लेके, फिर उस के बाद क्वेश्चन करेंगे। देखना जरा, इंडक्टर कॉइल है, रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है। व्हेन एन AC सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू द कॉइल, अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री। इंडक्टेंस कॉइल है, यानी LR सर्किट होगा। LR सर्किट अभी पढ़ा था, LR सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, कितने एंगल से इसमें दे रखा है, फाई से, तो tan फाई कितना होता है, क्या पूछा है कि इंडक्टेंस बताओ, तो tan फाई होता है मेरे बच्चे XL/R। आंसर चेक करो भाई, tan फाई आएगा XL/R। यहाँ पे फाई 45 डिग्री दे रखा है, तो tan 45 की वैल्यू आ जाएगी XL/R कितना है, 100 ओम, 100 ओम, तो tan फाई 1 होता है, तो XL कितना आ गया, 100 ओम। XL आ गया, XL को लिख लेना ओमेगा इंटू L। XL किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू L, ओमेगा इंटू L 100 हो गया। ओमेगा को लिख लो 2πf, ओमेगा होता है मेरे बच्चे 2πf, तो 2πf इंटू L की वैल्यू आएगी 100। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 1000 हर्ट्ज, तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी 1000 इंटू L इक्वल टू 100। यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे, कैलकुलेट करोगे तो 1.1 इंटू 10⁻⁻² हेनरी आता है। एग्जैक्ट 1.1 तो नहीं आता, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन चारों ऑप्शन में बेस्ट पॉसिबल आंसर पहला है, तो इसको टिक कर देंगे। चलो अब आगे चलते हैं। एक आध पॉइंट और देख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। RC सर्किट वैसे ही होता है, RC सर्किट में एक कैपेसिटर होगा, दूसरा रजिस्टर होगा, यहाँ पे AC सोर्स होगा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस XC होगा, XC की वैल्यू 1/ωc होगी। पूरे सर्किट का इम्पीडेंस Z निकालो, तो Z किसके बराबर होगा, √R² + XC² के। करंट की अगर ये सोर्स वोल्टेज है, V की वैल्यू है मेरे बच्चे V0 sin ωt, V0 sin ωt, तो करंट कितना होता है यार, वोल्टेज को Z से डिवाइड कर दो, तो V0 बाई ओवरऑल इम्पीडेंस Z इंटू साइन ωt प्लस फाई। कैपेसिटर है तो करंट लीड करेगी, प्लस फाई करेंगे, V0 बाई Z I0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर फेजर डायग्राम बनाओ तो वोल्टेज इधर होता है, करंट इधर होती है, लीड करती है फाई से, प्लस फाई। tan फाई की वैल्यू अगर लिखोगे तो जैसे इंडक्टर में XL/R होता है, वैसे यहाँ पे XC/R होगा, XC/R। तो ये RC सर्किट हो गई। और लास्ट में तीनों को कंबाइन कर दो, लास्ट एक और देख लेते हैं, लास्ट में तीनों को कंबाइन करेंगे तो LCR हो जाएगा। और अगर LCR याद है ना, तो इससे तुम सारी सर्किट बना सकते हो। ये सबका कंक्लूजन यही है, अगर ये याद रह गया तो इससे तुम RC बना सकते हो, RL बना सकते हो, LC बना सकते हो, प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, सब बना सकते हो। तो इसको एक बार ध्यान से याद कर लेते हैं। यहाँ पे ले लिया मेरे बच्चे इंडक्टर, यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे रजिस्टर। इस चैप्टर की खास बात यह है कि सारा कॉम्बिनेशन एक साथ आना चाहिए पहले,
फिर सवाल लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे सोर्स वोल्टेज ले लिया, ये लास्ट है। सोर्स वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया, साइन ओमेगा टी। इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL, कैपेसिटर का XC, रजिस्टर का R, रजिस्टर का R आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम होता है यार, इस डायग्राम को याद रखना। यहाँ पे R होता है, ऊपर XL होता है, नीचे XC होता है। XC इंडक्टर सबसे आगे रहता है, कैपेसिटर सबसे पीछे रहता है, रजिस्टर बीच में। अगर XL की वैल्यू ज़्यादा है, XL को अगर ज़्यादा लेते हो तो इधर R होगा, इधर आएगा XL माइनस XC। XL ज़्यादा है तो XL माइनस XC होगा, XC ज़्यादा है तो XC माइनस XL करेंगे। इन दोनों का जब रिजल्टेंट लोगे इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आता है, यही इम्पीडेंस Z कहलाता है। और यहाँ से Z की वैल्यू आती है मेरे बच्चे अंडर रूट, यहाँ पे R है तो R स्क्वायर प्लस यहाँ पे XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर XL ज़्यादा है तो ओवरऑल इफेक्ट इंडक्टर का होगा, तो इंडक्टर में ओवरऑल इफेक्ट इंडक्टर का आ गया तो करंट लैग करेगी, वोल्टेज लीड करेगा। कितने एंगल से? ये एंगल फेज डिफरेंस फाई होता है। अगर करंट लिखोगे तो करंट वोल्टेज अपान पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस Z होगा, साइन ओमेगा टी। अगर XL ज़्यादा ले लिया, XC कम ले लिया तो यहाँ पे लीड करेगा तो प्लस फाई लिखेंगे, प्लस फाई। और अगर यहाँ टेन फाई की वैल्यू लिखना चाहो तो टेन फाई आ जाएगा बच्चे फेज डिफरेंस XL माइनस XC बाई R, XL माइनस XC बाई R। बस ये कहानी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो जरा, ये याद रहेगा ना? याद रहेगा मेरे बच्चे? याद रखेगा ना? यस सर, यस सर, यस सर। चलो आगे आगे चल बच्चे, ये देखो जरा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। अब क्वेश्चन 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 खेलना है, थ्योरी 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 खेल लिया, अब क्वेश्चन 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 खेलना है बच्चे, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। चल बेटा देख क्या है क्वेश्चन पहला, आंसर निकालो भाई फटाफट। इन एन AC सर्किट इंस्टेंटेनियस करंट इज जीरो व्हेन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज मैक्सिमम। करंट जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम है, तो याद करो इक्वेशन। मान लो वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। या अगर करंट को I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लेते हो तो करंट को ले लिया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो वोल्टेज में प्लस माइनस पाई बाई 2 करना पड़ेगा, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। पता है कैसे? जब करंट को जीरो करोगे तो साइन थीटा जीरो होगा, साइन थीटा जीरो होने का मतलब ओमेगा इंटू टी की वैल्यू जीरो। जब करंट जीरो तो साइन ओमेगा टी जीरो, तो साइन थीटा जीरो यानी ओमेगा टी की वैल्यू जीरो। और अगर ओमेगा टी की वैल्यू जीरो आ गई तो ये वाला टर्म जीरो बन गया, तो यहाँ पे पाई बाई 2 रहना जरूरी है, तभी साइन पाई बाई 2 रखोगे तो वोल्टेज मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। तभी साइन पाई बाई 2 रखोगे तो वोल्टेज मैक्सिमम आएगा। यानी ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब वोल्टेज या तो पाई बाई 2 आगे हो, या प्लस हो, या माइनस हो। और प्लस माइनस पाई बाई 2 कब आता है? जब प्योर इंडक्टर होता है तो प्लस पाई बाई 2 होता है, प्योर कैपेसिटर होता है तो माइनस पाई बाई 2 होता है। तो या तो प्योर इंडक्टर या तो प्योर कैपेसिटर या दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो और XL XC से बड़ा हो, XL XC से बड़ा, तो भी ये पॉसिबल है। तो तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। चेक करो किस ऑप्शन में लिखा है, लास्ट वाले में। तो आंसर डी होगा, ए बी एंड डी। देख बेटा इसमें क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड करंट इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड। तो देखना यार इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है, ओमेगा इंटू एल।
और प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक्सएल होता है, यानी वोल्टेज अपॉन ओमेगा इंटू एल होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट हो गई, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। सवाल के हिसाब से जो ओमेगा है आधा हो गया, तो ओमेगा को हाफ करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हाफ हो जाएगा, तो एक्सएल बाई 2 होगा। ओमेगा आधा तो एक्सएल भी आधा, एक्सएल भी आधा होगा। अब अगर यहाँ पे ओमेगा को आधा कर दिया तो देखना करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। ओमेगा आधा होगा तो करंट, ओमेगा घटेगा तो करंट बढ़ेगा, तो ओमेगा आधा तो करंट डबल। तो यानी जब ओमेगा आधा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हाफ होगा, लेकिन करंट क्या हो जाएगी, डबल 2i। यही आंसर है। चेक कर बेटा कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर है। इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी डबल्ड, नहीं भाई डबल नहीं होगा, आधा होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी हाफ्ड एंड करंट विल बी डबल, यही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये देखो अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, फटाफट आंसर निकालते चलो। इसमें क्या दे रखा है बच्चे, इन एलसी सर्किट, क्या बज गया 11:53 ना, बस थोड़ा सा 10 मिनट प्लस माइनस होगा, सब हो जाएगा निश्चिंत रह। और सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम से सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। 10-20 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत करने से कुछ जाता थोड़े है। हाँ ये ज़रूर हो जाएगा कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। देख बेटा एल दे रखा है 40 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफेराड, वोल्टेज दे रखा है वी कितना आया 10 साइन 314 है। ये पता है बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, इसको तुम 100 पाई लिख सकते हो इंटू टी। 100 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100 करेगा तो 314 आएगा। तो पता है यहाँ से ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा इंटू टी होता है, तो टी का कोफिशिएंट ओमेगा, तो ओमेगा आ गया 100 पाई। क्या पूछा है, ठीक है, करेंट इन द गिवन सर्किट। तो एक्सेल जरा निकालना, एक्सेल क्या होगा, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना है 100 पाई इंटू एल कितना है चेक करो 40 मिली हेनरी, तो 40 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी बना दो। तो ये कितना आ गया यार 4 पाई। वैसे ज़रा एक्सी निकालना, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, ये हो जाएगा 1/ओमेगा। ओमेगा कितना है 100 पाई, तो ओमेगा की जगह आएगा मेरे बच्चे 100 पाई इंटू सी की वैल्यू कितनी है 100 माइक्रोफेराड, ये होगा 100। बस पेशेंस रख के थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो चेक करो ये कितना आ गया 100 बाई पाई आ गया, 100 बाई पाई। अब 100 बाई पाई एक्सी ज़्यादा है, एक्सेल की वैल्यू 4 पाई कम है, तो एक्सी ज़्यादा तो ओवरऑल इफेक्ट कैपेसिटर का होगा। और अगर ओवरऑल इफेक्ट कैपेसिटर का हो गया तो करंट लीड करेगी या लैग, लीड करेगी कितने से, π/2 से, क्योंकि सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर हैं और अकेले कैपेसिटर का इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा, तो π/2 से लीड कर जाएगी। तो पता है करंट कितनी होगी आई नॉट, वोल्टेज कितना है ये है, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी का मतलब 314t प्लस π/2 तो साइन 314t प्लस π/2 तो कॉस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे आई नॉट कॉस 314t। बस अब आई नॉट की वैल्यू निकाल लो। बस आई नॉट के लिए क्या करना, आई नॉट कैसे निकलेगा, वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट कितना है चेक करो 10, जेड कितना है एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सी ज़्यादा है तो एक्सी माइनस एक्सएल कर दो, तो एक्सी में से एक्सएल को सब्ट्रैक्ट कर लेना, कैलकुलेशन कर लोगे ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, वी नॉट से 10 को डिवाइड कर देना, ये अप्रॉक्स वैल्यू आती है 0.52 आएगी। कैलकुलेशन तुम कर लोगे, एक्सी माइनस एक्सएल कर लेना, ये तो कर लोगे। तो आई नॉट की वैल्यू 0.52, तो यहाँ पे 0.52 पुट कर दो, तो आंसर होगा 0.52 कॉस 314t। ये दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, यही आंसर होगा, समझ में आ गई बात बच्चे।
ए। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी है, ठीक है, चेक कर लो। यानी कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट है यार, जिनका आंसर आ गया था तुरंत उनका कैलकुलेशन अच्छा है। अब आ जाओ पावर पे। पावर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं खूब, पावर से भी खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पावर क्या होता है? एक लाइन का फार्मूला है जिसको हमें याद रखना होता है। यहाँ पे हमने एक एसी सोर्स ये ले लिया, RLC ले लिया, सीधा सीधा पूरी सर्किट ले लो, LRC सबका कॉम्बिनेशन एक साथ ले लो। सोर्स वोल्टेज ले लिया V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी ले लिया। इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट I ले लिया, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई ले लिया। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है। तो जो एवरेज पावर, अगर इंस्टेंटेनियस पावर लिखना है, देखो बच्चे, अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करोगे तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है V इंटू आई। दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। और अगर एवरेज पावर लिखना है, एवरेज पावर, तो पता है कितना फार्मूला आता है? एवरेज पावर आता है मेरे बच्चे VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये एवरेज पावर का फार्मूला है, VRMS IRMS कॉस फाई। और पता है कॉस फाई कितना होता है? कॉस फाई की वैल्यू R/Z। अच्छा, कॉस फाई का एक नाम है यार, कॉस फाई R/Z होता है। कॉस फाई का नाम पता है क्या? कॉस फाई का नाम पता है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कॉस फाई कितना होता है? सर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। कॉस फाई होता है मेरे बच्चे पावर फैक्टर। कॉस फाई कहलाता है पावर फैक्टर। फाई क्या है? फेज डिफरेंस, किसमें? वोल्टेज और करंट के बीच में। तो कॉस फाई कहलाता है पावर फैक्टर, PF पावर फैक्टर। समझ में आई बात? एवरेज पावर VRMS IRMS कॉस फाई। बिल्कुल इस पे सीधा सा सवाल आता है, सीधा सा, सिंपल सा। चल देखते हैं जरा सवाल क्या है। और कई बार पूछे गए हैं, कई बार, एक बार नहीं कई बार। देख मेरे बच्चे, ये सवाल तेरे सामने है। मेरे बच्चे मुझे हराते हैं तो उनसे हारना अच्छा लगता है। देख यार, एवरेज पावर पूछा है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फार्मूला क्या है? VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। कॉस फाई, RMS वोल्टेज देखो जरा, VRMS V0 कितना है? 20। तो RMS वोल्टेज है 20/√2 इंटू RMS करंट लिखो। I0 की वैल्यू 10 है तो RMS करंट 10/√2 इंटू कॉस फाई। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है यार? π/3। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बोलो π/3, π/3, π/3। तो इसको जरा सॉल्व करना, नीचे 2 बनेगा, 200/2 तो 100 इंटू कॉस π/3, कॉस 61/2 होता है। तो आंसर होगा 50 वाट। आंसर होगा 50 वाट। देख बेटा, फिर से वही एवरेज पावर पूछा है, वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, पूछा है कि बताओ एवरेज पावर कितनी होगी। तो एवरेज पावर VRMS IRMS कॉस फाई, इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो VRMS RMS वोल्टेज कितना है? चेक करो, 100, तो 100/√2। IRMS RMS करंट कितनी है? 100, ये भी 100 है, तो 100/√2 इंटू कॉस फाई। कॉस फाई कितना है यार? π/3। यहाँ पे 100t है, यहाँ पे π/3 एक्स्ट्रा है, तो फेज डिफरेंस है π/3 का। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना यार, ये मिली एम्पियर में है। अगर करंट मिली एम्पियर में है तो एम्पियर बनाओगे तो 10⁻³ भी आएगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आता है? 5 वाट आता है ना, या 2.5 वाट? चेक करो, 2.5 वाट, ठीक है ना। आंसर C आएगा। मैक्सिमम बच्चों का आंसर मैंने देख लिया, C होगा, ठीक है, 2.5 वाट। चल अब आ जाए बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, L मालूम है, C मालूम है, R मालूम है, पूछा है पावर फैक्टर बताओ। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखो ना कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, बस याद होना चाहिए। इसका आंसर जल्दी से निकालो। फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है 50 हर्ट्ज।
तो L मालूम है तो XL निकालो। XL होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू लिखोगे तो 2πf, तो ओमेगा हो जाएगा 2πf, फ्रीक्वेंसी 50 है तो ओमेगा 2πf हो गया। इंटू इंडक्टेंस L की वैल्यू कितनी है 100/पाई, 3 हो गया 100/पाई। तो चेक करना यार ये कितना आ गया, पाई से गया पाई, क्या बचा मेरे भाई, क्या बचा चेक कर। ठीक है, और ये मिली हेनरी है तो 10⁻³ भी कर देना। तो चेक करना है 10 आ रहा होगा, 10 ओम। उसी तरीके से XC निकालो। XC होता है 1/ωc, तो 1 हो जाएगा मेरे बच्चे 2πf, फ्रीक्वेंसी 50 है, इंटू C करोगे तो 10⁻³ ये फैरड में है, फैरड में। इसको भी चेक कर लेना, ये भी 10 आएगा। XC आ गया 10, XL आ गया 10, R भी कितना है, ये भी 10 है। R पहले से दे रखा है 10 है, तो पहले Z निकालना यार, पावर फैक्टर है ना, तो Z निकालो। Z का फार्मूला क्या आया था, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये Z आएगा। इस Z की जरा वैल्यू पुट कर मेरे बच्चे, √R² का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस XL कितना है 10 माइनस XC कितना है 10 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 10। Z भी 10 आ गया। पूछा है पावर फैक्टर बताओ, तो पावर फैक्टर cos फाई होता है R/Z। R 10 ओम है, Z भी 10 है, तो 10/10 क्या होगा 1। 10/10 क्या आएगा 1 आएगा, तो पावर फैक्टर 1 होगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो जरा, ये है इफ वाटलेस करंट, एक नया टर्म आया, इसका मतलब समझो वाटलेस करंट फ्लोज इन द AC सर्किट, देन द सर्किट इज वाटलेस करंट। नाम लेके एक आध बार पूछा गया है, इसका मतलब समझना। वाटलेस करंट का मतलब होता है बच्चे, मान लीजिए V है, ये I है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है, ये फेजर डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे अगर एवरेज पावर की वैल्यू जब तुम लिखेगा ना, तो एवरेज पावर क्या होती है यार, VRMS IRMS इंटू cos फाई। ये RMS करंट ले लेते हैं, पीक करंट और RMS करंट दोनों के लिए डायग्राम बनता है। ठीक है, VRMS IRMS cos फाई है। वाटलेस करंट का मतलब समझो, यहाँ पे कई बच्चों का आंसर भी आ चुका है। IRMS का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, IRMS cos फाई, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, IRMS sin फाई। IRMS sin फाई, IRMS को हटा दो। जो IRMS cos फाई है ये तो पावर के कैलकुलेशन में आ गई, IRMS cos फाई ये पावर में आ गई। इसका कंट्रीब्यूशन पावर में नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन पावर में नहीं है, जिसकी वजह से कोई पावर नहीं आएगी, मैथमेटिकली बोल सकते हो। तो ये वाटलेस है, इस करंट को बोलते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट, वाटलेस करंट जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर हो जाए जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर हो। अभी सवाल में देखो तो नेट करंट वाटलेस करंट है, मतलब वोल्टेज इधर होगा, तो वाटलेस करंट है मतलब करंट ऐसे होगी। इसका मतलब करंट और वोल्टेज, अगर करंट वाटलेस है सिर्फ और सिर्फ, तो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना होगा π/2, यानी फेज डिफरेंस कितना आएगा π/2। अब या तो करंट लीड करेगी या तो लैग करेगी, दोनों पॉसिबल है। और फेज डिफरेंस π/2 कब आता है, या तो प्योर इंडक्टिव हो या प्योर कैपेसिटिव हो। दोनों केस में फेज डिफरेंस π/2 का आता है। तो देखो ना, पहला में प्योर रेजिस्टिव गलत, दूसरे में प्योर इंडक्टिव दे रखा है, तो यही आंसर होगा प्योर इंडक्टिव सर्किट बी। बहुत सारे बच्चों का आंसर पहले से आ चुका है, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है ना। एक दो बच्चों का आंसर डी दिख रहा है, देखना बच्चे क्यों गड़बड़ हुआ है, देखना गड़बड़ क्या क्या हुआ है। रीमा चेक कर लेना बेटा, बाकी बच्चे भी देख लो, हालांकि बाकी ज़्यादातर का तो आंसर सही है, ठीक है सही है बेटा, ऐसे ही लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट फटाफट।
एक आध सवाल ये भी देखो क्या है। इन ए सीरीज LCR सर्किट, अगला क्वेश्चन, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज 10, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 4, रेजिस्टेंस है 6, पूछा है पावर फैक्टर बताओ। फिर से पावर फैक्टर आ गया, पावर फैक्टर, बहुत बढ़िया बच्चे, ऐसे आग जलती रहनी चाहिए, बच्चों का प्यार मिलते रहना चाहिए, एनर्जी हमारे पास वहीं से आती है। पावर फैक्टर का मतलब पहले जेड निकालो, तो √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे √R। रेजिस्टेंस कितना है यार, रेजिस्टेंस 6 है तो 6 का स्क्वायर, प्लस XL माइनस XC, XL 10 है, XC 4 है, तो 10 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 6√2 आ गया, 6√2 आ गया। पूछा है पावर फैक्टर बताओ, तो पावर फैक्टर होगा cos phi R/Z, R/Z। R कितना दे रखा है यार, R कितना है 6, Z कितना आ गया 6√2, 6√2, 6/6√2, तो पावर फैक्टर कितना आ गया 1/√2, 1/√2। सही है ना, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर 1/√2 आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा। नेक्स्ट देख क्या है, रेजोनेंस LCR सर्किट। रेजोनेंस LCR सर्किट क्या होती है, इसको थोड़ा समझ लो। रेजोनेंस सर्किट का क्या मतलब है, अगर हम पावर की बात करें तो एवरेज पावर क्या होता है यार, VRMS IRMS cos phi, और जो IRMS की वैल्यू होती है ये होती है VRMS/Z, और cos phi होता है R/Z। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो एवरेज पावर आ जाएगी ये VRMS इंटू IRMS की जगह पुट करो VRMS/Z, इंटू cos phi की जगह पुट करो तो R/Z, तो Z और Z मिलके Z² होगा, Z² होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे लेते हैं ओमेगा, यहाँ पे लेते हैं एवरेज पावर, एवरेज पावर और ओमेगा के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ आता है कुछ ऐसा, और एक पर्टिकुलर ओमेगा के लिए, ओमेगा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जिसको हम ओमेगा नॉट बोलते हैं, ये देखा गया कि ये एवरेज पावर मैक्सिमम आती है। जिस ओमेगा के लिए एवरेज पावर मैक्सिमम आती है इस ओमेगा को बोलते हैं रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इस ओमेगा नॉट की वैल्यू आती है मेरे बच्चे 1/√L इंटू सी, 1/√L इंटू सी। ओमेगा नॉट को 2πf0 लिख लेना, 2πf0 इक्वल टू 1/√LC होगा। 2π को राइट में भेज दो, f0 आएगा 1/2π√L इंटू सी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया। इस सिचुएशन में बोला जाता है कि हमारी सर्किट रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में हमारी सर्किट है, और रेजोनेंस की कंडीशन में आती है XL इक्वल टू XC हो जाएगा। वहाँ से ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC होता है। इस सिचुएशन में अगर Z निकालोगे, Z XL इक्वल टू XC हो गया, तो Z की वैल्यू निकालो, तो Z निकालोगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे, Z होगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL इक्वल टू XC हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो Z किसके बराबर होगा, R के। तो इस केस में जो सर्किट होती है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करती है। बिहेवियर होता है मेरे बच्चे प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा। और अगर cos phi निकालते हो पावर फैक्टर, ये होता है R/Z। अब Z R के बराबर हो गया, ये होगा मेरे बच्चे R/R यानी 1 आ गया, R/R यानी 1 आ गया। तो पावर फैक्टर किसके बराबर, 1 के। XL इक्वल टू XC, इम्पीडेंस किसके बराबर, R के। सर्किट का नेचर प्योर रेजिस्टिव। समझ में आ गई बात। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देखो जरा। LCR सर्किट इज एट रेजोनेंस फॉर कैपेसिटर C एंड इंडक्टर L, और रेजिस्टेंस R है। नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज हाफ्ड
कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स सेम। तो अगर रेजोनेंस की बात हो रही है तो रेजोनेंस में एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, जेड आर के बराबर होगा, जेड रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से करंट निकालो, तो करंट क्या होगा, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस जेड, यानी ये हो जाएगा मेरे बच्चे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब अगर रेजिस्टेंस को आधा करोगे, आर को R/2 करोगे, रेजिस्टेंस आधा होगा तो करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आर आधा होगा तो करंट डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो करंट क्या हो जाएगी बच्चे, डबल। तो बोला है कि अगर रेजिस्टेंस को आधा किया, बाकी सारे पैरामीटर को सेम रखा, तो करंट क्या क्या होगा, डबल हो जाएगी। आंसर 2 2 2 2 2। बहुत बढ़िया बच्चे। सागरिका सही है बेटा, जय, पार्थ, एंजल सही है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहो। बस अब ज़्यादा बचा नहीं है, ख़त्म ही होने वाला है। एक ये सवाल देखना यार, नन्हा मुन्ना छोटा सा आसान सा सवाल, सब लोग आंसर निकाल लो फटाफट, फटाफट निकाल लो आंसर। प्योर, ए ऑप्शन में लिखा है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये कॉलम लिस्ट बना के पूछा गया है। प्योर कैपेसिटिव में करंट लीड करेगी, वोल्टेज लैग करेगा, तो करंट π/2 आगे रहेगी, तो एक आंसर फर्स्ट होगा। एक आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, फर्स्ट। चेक करो किस में मैच कर गया, तो या तो पहला या तो लास्ट वाला, बी गलत सी गलत। अब चेक करो, ए का फर्स्ट, बी का 4, बी ऑप्शन मैच कर गया दोनों का, सी का थर्ड और इसमें सी का सेकेंड है, तो सी को चेक कर लो, सी को चेक करो। LCR सीरीज एट रेजोनेंस, LCR सीरीज एट रेजोनेंस, हमको पता है रेजोनेंस में प्योर रजिस्टिव सर्किट बनती है, और प्योर रजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम सेंस में होते हैं, तो करंट और वोल्टेज सेम सेंस में होंगे, तो सी का 2 होगा, सी का 2 किस में है, डी में, तो आंसर होगा डी। तो ऊपर वाला गलत, डी सही। बस यही आंसर है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो यार। ये देखो जरा एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा सवाल बच्चे देख। क्या है भाई, देखो जरा। इन सीरीज LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम C to 4C टू कीप द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है, C को 4 टाइम्स कर दिया, तो इंडक्टर के साथ क्या होगा, तो अब चेक करो, ω0 = 1/√L × C होता है। C को 4C करो, तो C को क्या कर दिया, 4C, तो L को क्या करना पड़ेगा, L/4। C को 4C करोगे, 4 टाइम्स L को L/4 करना पड़ेगा, तभी 4 से 4 कैंसिल होगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। इसका मतलब L को L से चेंज करके L/4 करना पड़ेगा, यानी L को घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ा, तो L माइनस, ये L इनिशियल है, ये L फाइनल है, कितना चेंज किया, कितना कम किया, तो L माइनस L/4, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 3L/4। तो 3L/4 अमाउंट से कम कर दिया, तो रिड्यूस्ड बाय 3L/4, रिड्यूस्ड बाय 3L/4। अब आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, देखो क्या है, ट्रांसफार्मर, ये लास्ट टॉपिक है भाई, AC खत्म, ट्रांसफार्मर लास्ट टॉपिक देख लो, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, बस 5 मिनट, उसके बाद 2 चैप्टर दिमाग के अंदर, एवरेज 2.5 से 3 क्वेश्चन फिक्स, ठीक है। चल बेटा, ट्रांसफार्मर क्या होता है फटाफट देखते हैं, फटाफट चल देख बच्चे, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर AC पे काम करता है, AC के वोल्टेज लेवल को घटाना और बढ़ाना हो तो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। वोल्टेज लेवल बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज लेवल घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी स्ट्रक्चर देख के अगर समझोगे तो इसको बोला जाता है कि ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ट्रांसफार्मर की कोर कहलाती है। इस पे तार लपेट के वाइंडिंग बनाई जाती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी। इधर एक तार लपेट के वाइंडिंग बनाई जाती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। यहाँ पे होता है मेरे बच्चे इनपुट, यहाँ से लेते हैं आउटपुट। इनपुट करंट I1, इनपुट वोल्टेज V1, आउटपुट करंट है मेरे बच्चे I2,
आउटपुट वोल्टेज क्या होता है यार, V2। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी N1, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी N2। अब यहाँ पे रिलेशन होता है, अगर कोई बोले कि बताओ V2/V1 कितना होता है, तो N2/N1 होता है। V2/V1 इक्वल टू N2/N1। और अगर कोई पूछे I2/I1 बताओ, तो उल्टा हो जाता है, वोल्टेज का N1/N2 आता है। I2/I1 होता है N1/N2। ठीक है। इसमें एक आध कंडीशन होती है, अगर N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा है, मतलब सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, प्राइमरी के कम हैं, तो इस केस में ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है। इसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। और अगर उल्टा हो गया, N2 की वैल्यू N1 से कम हो गई, तो वोल्टेज लेवल को घटाता है। ये कहलाता है मेरे बच्चे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। और एक टर्म और होता है एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन होता है इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होगा, V2 इंटू I2, V इंटू I, ये हो जाएगा मेरे बच्चे V2 इंटू I2 अपॉन इनपुट पावर होगी V1 इंटू I1 अपॉन V1 इंटू I1। सही है ना यार। चल अब इस पे देख क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, आया हुआ क्वेश्चन है, लिस्ट है, ये भी इसलिए जानबूझ के ले लिया। देखो जरा क्या क्या है इसमें लिखा है मेरे बच्चे। ये ऑप्शन में एसी जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक आंसर सेकंड होगा, एक आंसर सेकंड आएगा। चेक करो जरा किसमें किसमें सेकंड दिया है, या तो ए में या तो बी में। तो सी गलत, डी गलत, सी गलत और डी गलत। अब चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। अब आ जाओ गैल्वेनोमीटर का काम क्या है यार, करंट को मेजर करना। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट्स प्रेजेंट ऑफ करंट इन द सर्किट। तो बी का आंसर फर्स्ट हो गया, बी का आंसर फर्स्ट हो गया। चेक करो बी का आंसर फर्स्ट किस में दिया है। अच्छा ये तो पहले में भी, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया। तो अब सी पे आओ, सी में डिफरेंट है, सी में ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज लेवल को बढ़ाता घटाता है। तो ट्रांसफार्मर सी का आंसर कौन सा होगा, चेंजेज एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर स्मॉलर और ग्रेटर वैल्यू। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्मॉलर या ग्रेटर वैल्यू के लिए चेंज करता है। तो ट्रांसफार्मर सी का आंसर 4 होगा, सी का आंसर आएगा मेरे बच्चे 4। चेक कर किस में दिया है, सी का आंसर 4 फर्स्ट में दिया है, आंसर होगा ए। बी गलत हो गया बी गलत हो गया। चौथा मेटल डिटेक्टर, जो बचेगा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अब एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तेरे लिए लास्ट क्वेश्चन। देख बेटा लास्ट क्या है, लास्ट देख कहाँ गया यार, ये आंसर निकालो जरा, आंसर निकालो मेरे बच्चों लास्ट क्वेश्चन का। इसके बाद एंड, हाँ बेटा कृतिका एंड हो जाएगा बच्चे। लास्ट देखो क्या है, अ ट्रांसफार्मर है जैन एफिशिएंसी ऑफ 80%, एफिशिएंसी 80% है, वर्क सेट 10 वोल्ट एंड 4 किलोवाट, इनपुट पावर है 4 किलोवाट इनपुट पावर। सेकेंडरी वोल्टेज V2 कितना दे रखा है, 240 वोल्ट। पूछा है करंट इन द सेकेंडरी कॉइल क्या होगी, I2 की वैल्यू बताओ, ये सवाल है। तो एफिशिएंसी क्या होती है यार, आउटपुट पावर P2 अपॉन इनपुट पावर P1। एफिशिएंसी 80% है, 80 का मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो बाई 100। आउटपुट पावर क्या होती है, V2 इंटू I2 अपॉन इनपुट पावर P इन दे रखा है। V2 कितना है देखो, सेकेंडरी वोल्टेज 240 इंटू I2 अपॉन इनपुट पावर कितना दे रखा है, 4 किलोवाट। तो 4 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करो तो 4000 वाट। सॉल्व कर लो, I2 आ गया, सॉल्व हो जाएगा ना। ये आ जाएगा मेरे बच्चे 0.8
इक्वल टू 240 इंटू I2 अपॉन 4000। सॉल्व कर लेना यार, आंसर कितना आता है 13.3 या 1.33? 13.3 आता है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 13.33 भी आएगा। यहाँ से I2 निकाल लेना, एक स्टेप और लिख ही देता हूँ ना यार। I2 कितना होगा, 4000 से मल्टीप्लाई करो, 240 से डिवाइड करो, तो 4000 इंटू 0.8 अपॉन 240, 13.33 आंसर होगा बी। ये आ गई मेरे बच्चे एफिशिएंसी। ठीक है।